हेलो बच्चों, मैं सरिता, गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पोटेंशियोमीटर के ऊपर। जो पोटेंशियोमीटर है उसके क्या है यूजेस हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग है हमारी आज की विभव मापी के अनुप्रयोग। इसके अंदर हम जो पोटेंशियोमीटर है उसकी सहायता से जो फर्स्ट हमारा रहेगा जो इंटरनल रेसिस्टेंस ज्ञात करेंगे, जो हमारा प्राइमरी सर्किट है उसकी सेल का। तो पहला जो हमारा इसका यूज है वो है प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो सर्किट है उसकी बात करेंगे। तो हमें निकालना क्या है कि जो प्राइमरी हमारा सर्किट है उसके लिए क्या निकालेंगे हम, ये वैल्यूज निकालेंगे उसके इंटरनल रेसिस्टेंस की। तो जो हमारी विभव मापी का वायर है उससे सबसे पहले तो हम जोड़ देते हैं एक बैटरी से, जिसका विद्युत वाहक बल हम क्या ले लेते हैं ई ले लेते हैं, जिसका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या है आर है। इसको पूंजी K1 से जोड़ दिया जाता है और फिर इसमें एक रियोस्टेट बॉक्स लगा दिया जाता है इस वजह से। ठीक है, अभी इसको क्या कर दिया जाता है, हमें क्या निकालना है कि जो प्राथमिक सेल है उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। उसके लिए जो हमारा सेकेंडरी जो हम बना रहे हैं इसके लिए क्या लगा दिया जाता है, हम एक क्या ले लेते हैं, एक तरीके से ये क्या हो गया हमारा बैटरी लगाएंगे कि यहाँ क्या लगा दिया जाता है बैटरी लगा देते हैं, ये भी प्लस और माइनस है, जिसकी टर्मिनल वोल्टता कितनी है V है। और इसको जो बैटरी है उसके पैरेलल हम क्या लगाते हैं रेसिस्टेंस बॉक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसको क्या है पूंजी K2 से जोड़ दिया जाता है और ये इस तरीके से यहाँ पे इसके पैरेलल में फिर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं और वो क्या हो गया ज्योति से जोड़ दिया जाता है। ठीक, ये तो हमारा क्या बन गया, जो हमारा सर्किट डायग्राम है वो बना लेते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो सर्किट डायग्राम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ में इसमें जो एरोज हैं वो किसको बताते हैं, ये करंट के फ्लो को बताते हैं। तो हमें पहले ये पूरा बना के करंट फ्लो दिखाने के बाद में आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे ही ये हमारा खुला परिपथ है, अभी इसमें करंट क्या फ्लो नहीं हो रहा है, जैसे ही इसके अंदर हम कुंजी डालते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा कि उस टाइम ये हमारा खुला परिपथ रहेगा, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर सबसे पहला काम तो हमारा होगा कि दोनों तरफ जो जॉकी है उसको रखकर ये पता करना कि विक्षेप दोनों तरफ आ रहे हैं। पहले काम होता है संयोजन जो हमारा सर्किट के है उसकी हमें जांच करना कि हमारा सर्किट सही बना है नहीं बना। तो उसकी पहचान दोनों तरफ क्या जाए, दोनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ अगर मूव करती है ए और बी सिरे के ऊपर, इसका मतलब हमारा सर्किट डायग्राम क्या है ओके है। फिर हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ कुंजी डाली हम एक स्थिति ऐसी निकालते हैं जहां पर संतुलन लंबाई प्राप्त होती है। हम ले लेते हैं कि जो पहली लंबाई है ये यहाँ पर ले लेते हैं, इसको नाम दे देती हूँ मैं J1 और ये संतुलन लंबाई क्या ले ली मैंने L1 ले ली। तो अगर विभव प्रवणता क्या है x है तो हमारे पास विभव मापी के सिद्धांत से हमारे पास क्या जाता है E = कितना आ जाएगा xL1 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसको क्या दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर हम क्या करते हैं ये सर्किट डायग्राम इसको हमको छेड़ना नहीं है, ये L1 हमारा क्या है फिक्स है और स्टेप बॉक्स से करके देख दिया हमने कि एक जगह फिक्स कर दी यहाँ से। फिर हम क्या डालते हैं वापस इसमें कुंजी डाली जाती है। ठीक, इसमें कुंजी लगी हुई है, करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कुंजी डाल के हम क्या निकालते हैं कि जैसे एक R ओम का हमने क्या निकाल लिया, कोई प्रतिरोध निकाल लिया। अभी R ओम का प्रतिरोध निकालेंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगी, एक नई संतुलन लंबाई आएगी। हम क्या ले लेते हैं कि वो नई संतुलन लंबाई क्या है, मैं इधर लिख देती हूँ, नई संतुलन लंबाई क्या आ रही है L2 आ रही है। विभव प्रवणता x तो फिक्स है इसकी, तो टर्मिनल वोल्टता V
ये आ जाएगी क्या, XL2। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दी हमने, 2 दे दी। अब हम क्या ले रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज सेल की क्या है V, इसका विद्युत वाहक क्या है E, और आंतरिक प्रतिरोध अगर क्या है R है, और करंट क्या फ्लो हो रहा है इसमें I फ्लो हो रहा है, तो ये जो E है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V प्लस I, R आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ से हम R इक्वल टू क्या आ जाता है, E माइनस V अपॉन क्या आ गया I, यही है हमारे पास, E माइनस V अपॉन क्या जाता है I क्या जाती है इक्वेशन। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो वैल्यूज है ना E और V की, इनकी वैल्यूज को क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, जो आंतरिक प्रतिरोध है उसकी क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। तो यहां से हमारे पास क्या आया, R इक्वल टू E माइनस V अपॉन I, और हमें क्या पता है, V बराबर क्या होता है I RI होता है नहीं होता, तो यहां से I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन R, तो इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, R इक्वल टू आ जाएगा E माइनस V अपॉन V, और इनटू क्या जाता है R। अभी क्या करेंगे, E और V का इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या कर देंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या जाता है, E की जगह तो हमें लिखना है क्या, XL1 माइनस XL2 अपॉन क्या आ गया, XL2, और इनटू है R, वो यहाँ से आ जाएगा X से X कैंसिल, तो L1 R इक्वल टू क्या जाता है हमारे पास, L1 माइनस L2 अपॉन L2, और इनटू क्या गया R। तो इस तरीके से हमारे पास जो सेल लिया है हमने, ये E विद्युत वाहक का, उसका क्या निकाल लेते हैं हम, आंतरिक प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट जो इसका यूज है वो हो गया प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, और इसी तरीके से जो सेकंड यूज है वो होगा हमारा, 2 सेल लेंगे हम, इसमें जो सेल लिए थे, ये जो सेल अपना प्राथमिक सेल तो फिक्स हो गया है, ये कि प्राथमिक सर्किट है, जो प्राइमरी सर्किट है वो तो ऐसा कैसा रहेगा। अभी यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, 2 अलग सेल ले लेंगे जिनकी क्या करनी है, हमें विद्युत वाहक बलों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और हमें ध्यान में रखनी है कि हम जब बात कर रहे हैं, क्या यहाँ से रेसिस्टेंस बॉक्स निकाल रहे हैं, फिक्स है, ये फिक्स हो गया हमारा, ये आना है वो फिक्स हो गया है। अभी क्या करना है हमें कि जैसे ही इसमें पहली रीडिंग आ गई L2 के लिए, 1 ओम के लिए आ गई, 2 ओम के लिए आ गई, 3 ओम के लिए, इसी तरीके से 4-5 रीडिंग या 6 रीडिंग मिनिमम, हम प्रैक्टिकल्स में ये कहा गया है कि मिनिमम आपको 6 रीडिंग लेनी है, तो आप 6 रीडिंग लेंगे, ये अलग अलग हमारे पास क्या आ जाएंगे, R की वैल्यू 6 वैल्यूज आ जाएंगी, और उनका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो ये जो हमने सेल लिया है उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो हमें मिल जाएगा। तो अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड यूज लेंगे, की सहायता से विद्युत वाहक बलों की तुलना। तो इसमें जो हमारा प्राइमरी सर्किट है वो तो सेम टू सेम रहेगा, जो हमने आंतरिक प्रतिरोध के लिए, वो प्रैक्टिकल के लिए, वो मीटर सेतु के लिए, वो सारा का सारा सेम हो रहा है। अभी जो हमारा चेंज होने वाला है, हम क्या लगा देंगे, 2 अलग अलग सेल लगा देंगे। जो प्रैक्टिकल में हम क्या लेते हैं, डैनियल सेल और लेग्रांजी सेल है वो यूज में लेते हैं। तो यहाँ इसका विद्युत वाहक बल एक सेल का E1 ले लेते हैं, एक सेल का क्या ले लिया हमने, E2 सेल ले लिया, और इनके बीच में द्विमार्गी कुंजी लगा देते हैं। द्विमार्गी का मतलब ये इधर से 2 कुंजियां, अगर हमें इसको डिस्कनेक्ट करना है, इसमें कनेक्ट करना है, तो ये कुंजी यहाँ डाल देते हैं, और ये गैल्वेनोमीटर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, जोकी हो गया। अब इसके लिए क्या किया जाता है, विद्युत वाहक बलों की तुलना का है कि जो प्राइमरी सर्किट है, सबसे पहला तो जो हमेशा का काम रहता है, एक बार ए साइड पे, एक बार दूसरे सिरे पे हम जोकी रखेंगे, सर्किट दोनों तरफ यानी कि जो
इसका मतलब हमारा सर्किट डायग्राम क्या आ रहा है, सही आ रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इसमें। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हम क्या कर दिया, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक कुंजी लगा दी। कुंजी लगाएंगे तो E1 सेल है, उसके लिए उसमें करंट फ्लो हो गया, और वहां पर हमारे पास इससे संतुलन लंबाई क्या आ गई, L1 आ गई। ठीक है, E1 के लिए क्या आ गई, XL1 लेते हैं ना, E1 की वैल्यू क्या आ गई, XL1, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया हमने 2। अभी क्या करेंगे, कुंजी को इसमें से निकाल के यहाँ निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से E2 से होते हुए क्या जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास अगर संतुलन लंबाई क्या आ रही है, L2, तो ये क्या आ गया, XL2, और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2। तो यहाँ क्या कर देंगे, E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, XL1 अपॉन XL2, या क्या कर देते हैं, L1 अपॉन L2। तो इस तरीके से जितनी हमें क्या करेंगे, ये दोनों सेलों की क्या आगे, विद्युत वाहक बलों की क्या आगे तुलना, ये जो तुलना होती है उनकी संतुलन लंबाइयों की के अनुपात के ही क्या होती है, इक्वल होती है। अब प्रैक्टिकल में अगर हम ये करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये रीडिंग तो एक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक रीडिंग ले लेंगे यहाँ पे, जैसे रेओस्टेट बॉक्स से लेंगे हमने E1 E2 के लिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, रेओस्टेट बॉक्स से करंट का फ्लो चेंज कर देंगे थोड़ा सा, तो E1 E2 का मान दूसरा आ जाएगा, दूसरी रीडिंग आ गई। इसी तरीके से तीसरी, चौथी, पांचवी, 6 रीडिंग लेके सभी का क्या कर लेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का अनुपात आ जाएगा। इसमें दूसरी एक चीज और आपको बता देती हूँ, जैसे हम कोई भी सेल लेते हैं, ठीक है, इन दोनों सेलों का हमें क्या विद्युत वाहक बल पता होता है। जैसे डेनियल सेल का आपको बताया, एक मैंने आप अगर उसमें डेनियल सेल का क्या होता है, 1.08, हम क्या ले लेते हैं, डेनियल सेल तो क्या है, E2, ठीक, और एक कैडमियम सेल लेते हैं, वो क्या है, 1.18, दो सेल ले लिए हमने। अब इन दोनों सेलों का हमें क्या अनुपात क्या करना है, तो L1 L2 दोनों के लिए अलग आएंगी। तो यहाँ से जैसे E1 अपॉन E2 है, 1.18 अपॉन क्या गया, 1.08, तो जो हमारे पास L1 अपॉन L2 है, जितनी भी रीडिंग आपके पास आएंगी लगभग इसी के बराबर, जो इसका आंसर आएगा इसी आंसर के बराबर आएगी, इसका 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो ही इसकी क्या नहीं है, रीडिंग आनी चाहिए। अगर वहाँ आंसर आपका 2, 3, 4 कुछ ऐसा आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक आपसे हो रही है, तो ये आपका आंसर चेक करने का क्या हो जाता है, मेथड हो जाता है। इस तरीके से आज हमने जो विभव मापी से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बलों की तुलना का जो 2 टॉपिक पढ़े हैं, उन्हीं का हम प्रैक्टिकली जो है ये पूरे जो अपने एप्लीकेशन होने के बाद में साथ साथ में करते जाएंगे, तो उनको आप और अच्छे से देखते रहना अपने जो नेक्स्ट वीडियोज हैं उनके अंदर, क्योंकि सारे टॉपिक्स एक दूसरे से कॉल रिलेटेड। अगर आपको एक टॉपिक समझ में आ रहा है तो सब धीरे धीरे अपने आप से रिलेटिव है, सब समझ में आ जाएंगे। तो अगले टॉपिक के साथ अपन फिर मिलते हैं। थैंक यू।